अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ये मैंने यहाँ से सी मिस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है एफएससी पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये रिपीट हुआ है पेपर्स में, ठीक है। एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आपने इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। हम पॉइंट्स में 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को, और इजीली आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, जो वर्ड ग्लाइको है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है। और जो वर्ड लाइसिस है, लाइसिस वर्ड लिटरली मीन्स स्प्लिटिंग इनटू टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज को दो हिस्सों में जो है वो स्प्लिट करने के अमल को ग्लाइकोलिसिस हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस को ना अगर आपने इसके लिए अनदर टर्म यूज़ करनी हो तो इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द EMP पाथवे, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो कौन कौन से थे, इम्डन, मायरहुफ, E फॉर एम्टन, M फॉर मायर हुफ, ठीक है। और उसके अलावा P से परनास, ठीक है। E फॉर एम्डन, M फॉर मायरहुफ और P फॉर परनास। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस का अमल है ये होता कहाँ पे है, ये अमल होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ग्लाइकोलिसिस का अमल होता कहाँ पे, तो आपने बताना है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। एक्चुअली में होता है क्या है कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के केस में होगा साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाता है इसका ग्लाइकोलिसिस के बाद, अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर एब्सेंट है तो उससे लैक्टिक एसिड वगैरह बना लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बना लिए जाते हैं, अल्कोहलिक, और जिसको हम अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रब साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ठीक है, और एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दिस प्रोसेस अकर इन aerobic as well as anaerobic रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के केस में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस प्रोसेस के लिए, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज को दो पार्ट्स में स्प्लिट करने के अमल को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसका जनरल कॉन्सेप्ट लें, ग्लूकोज है उसको तोड़ा दो पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लूकोज इनटू टू पायरुविक एसिड्स आर कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इस अमल को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, क्लियर। तो कहता है कि जो ग्लाइकोलिसिस का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट जो है वो आए MCQs आए कि एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या है, तो आपने बताना ये पायरुविक एसिड है, ठीक है। तो ग्लूकोज को एक स्टेप्स के अंदर तोड़ा जाता है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक इंजाइम की मौजूदगी में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। एक स्टेप्स की सीरीज में इसको तोड़ा जाएगा, और सारे इंजाइम्स जो इस ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, वो इंजाइम सारे कहाँ पे मौजूद होते हैं, साइटोसोल में। साइटोसोल क्या है, जो हमारे पास जो है पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है ना, ठीक है ना। साइटोसोल जो है ये सोल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब कि सारे इंजाइम्स इस साइटोसोल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि थोड़ी अगर हम बात करें इनकी रिक्वायरमेंट्स की, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो पॉइंट्स में इसलिए बात कर दूँगी ताकि आपको बहुत आसानी से याद रह जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो याद करना इसको ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोलिसिस की, वो बात कर रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। हियर विल टॉक अबाउट द requirements of
ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें ना, तो जो है हमें ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे पहले है इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर प्रोसीडिंग दी रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी नीड इंजाइम्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ है इंजाइम्स की। मैं बाद जब ये रिएक्शन लिखूंगी, इसकी स्टेप्स लिखूंगी ना, ठीक है, तो तब मैं इसको इंजाइम सब इंजाइम को मैं वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोलिसिस के लिए, वो है एटीपी। एटीपी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि एक कोएंजाइम भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोलिसिस के अमल के लिए। ठीक है, उसको प्रोसीड करने के लिए। तो कोएंजाइम कौन सा होता है, वो निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक कोएंजाइम है जिसको यूज किया जाता है ग्लाइकोलिसिस के अमल में। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं फेजेस की। ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन सी फेजेस होती हैं। बेसिकली फेजेस को मैं यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करूँ आपके सामने, तो वो कहता है कि बेसिकली दो फेजेस होती हैं ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, कौन कौन सी होंगी वो। तो एक है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज, क्लियर। और दूसरी हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज। तो अगर हम बात करें प्रिपरेटरी फेज की, ठीक है, पहले प्रिपरेटरी फेज की बात करें, तो ग्लूकोज को दो चीज़ों के अंदर तोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी, इसके बाद हम पूरी डिटेल डिस्कशन इसकी देखेंगे। ठीक है, विद नोट्स। ठीक है, तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है दो चीज़ों के अंदर। एक है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और दूसरी चीज़ है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, दो चीज़ों में इसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज को। तो अगर हम बात करें ना प्रिपरेटरी फेज की, तो प्रिपरेटरी फेज बेसिकली हमारे पास होती है 5 स्टेप फेज। तो अगर हम बात करें ना इस ग्लिसरैल्डिहाइड इसकी प्रिपरेटरी फेज की, तो ये 5 स्टेप फेज होती है हमारे पास। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट फेज का नाम भी दिया जाता है। और दो एटीपी यूज होते हैं, टू एटीपी आर यूज्ड इन दिस फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दो एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है इस फेज के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीडेटिव फेज की। तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, इसमें जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या है, G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एज इट इज इस ऑक्सीडेटिव फेज में इंटर होते हैं। और इन दोनों से क्या बना लिया जाता है, पायरुवेट, 2 पायरुवेट बना लिए जाते हैं। आप सोचोगे कि दोनों से किस तरह दो पायरुवेट बना लिए, ये डिफरेंट नजर आ रहा है, ये डिफरेंट नजर आ रहा है, तो मैं आपको ये ऑक्सीडेटिव फेज में डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज होती है, इट इज आल्सो ए 5 स्टेप फेज। ये भी 5 स्टेप वाली फेज होती है और इसको कहा जाता है पे ऑफ फेज। इट इज कॉल्ड एज द पे ऑफ फेज। ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एटीपी बनती है। ऑक्सीडेटिव फेज में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पे ऑफ फेज। इसमें एटीपी जो होती है वो यूज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट फेज के एटीपी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें एटीपी आपको मिलती है, प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पे ऑफ किया जा रहा है, दोबारा वापस किया जा रहा है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इन प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव फेज को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज को। प्रिपरेटरी फेज, ठीक है बेटा।
तो प्रिपरेटरी फेज को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगी। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रेंस होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज इंटर होता है इस फेज में, ठीक है। स्टार्टिंग कौन सी चीज़ है, ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज को क्या करना है, ग्लूकोज की करानी है इन्होंने फोस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके अंदर फोस्फेट की एडिशन करवानी है, ठीक है ना। किस तरह करवानी है, एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटने के बाद ही कन्वर्ट होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। इस फॉस्फेट को इस ग्लूकोज के अंदर मिलाना है और इसको कन्वर्ट कर देना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। पहले ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है हमें पता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन है तो छठे कार्बन पे क्या लगवा देना है, फॉस्फेट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस छठे कार्बन पे कौन सी चीज़ लगानी है, फॉस्फेट लगा देना है, जो कि इस एटीपी के टूटने से रिलीज हुआ था। और इसको नाम दे दिया, जो ये कंपाउंड बना है इसको नाम दे दिया गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, के ग्लूकोज के छठे कार्बन पे आपने फॉस्फेट लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि इसको जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन जो होती है वो किस इंजाइम की मौजूदगी में होती है, ग्लूकोज 6 काइनेज, ठीक है। यहाँ पे इंजाइम जो इंजाइम्स होंगे मैं वो साइड पे लिखती जाऊंगी, ठीक है। तो आप भी लिखते जाना, ग्लूकोज 6 काइनेज। तो मेरी आपको जो एक अच्छी मैं कह सकती हूँ इस्लाह है ना, वो यही है कि ये वाला जो मैं रिएक्शन यहाँ पे कर रही हूँ, हल कर रही हूँ, आप यही नोट डाउन कर लो और इसी तरह ही पेपर में लिख देना, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक है। काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग के बाद मैंने ये जो है डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है ना। तो आप इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को नेक्स्ट जो है इसको इसके आइसोमर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है ग्लूकोज का आइसोमर कौन सा है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हुई, आइसोमराइजेशन हुई, ग्लूकोज ने उसके उसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप को ही बेसिकली चेंज किया है, बाकी कार्बन के नंबरिंग भी 6 ही हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके जो है बाकी सारा प्रोसेस वही है। और कार्बन नंबर 6 पे इसी के भी कार्बन नंबर 6 पे ही फॉस्फेट लगा हुआ है। जस्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड फार्म को कीटोनिक फार्म में कन्वर्ट करवा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजाइम इस आइसोमराइजेशन के लिए यूज हुआ है वो कौन सा है, वो है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज इंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को नेक्स्ट कन्वर्ट करवाना है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आपने नेक्स्ट कन्वर्ट करवाना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब कि इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर आपने एक फॉस्फेट को ऐड किया, ठीक है। किस तरह ऐड किया, एटीपी थी उसको कन्वर्ट किया आपने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड करवाया तो क्या कौन सी चीज़ बनी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर इसको कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक्चुअली में इस एटीपी को यूटिलाइज करता है, ठीक है। और एडीपी आती है, एडीपी रिलीज करवा दी जाती है और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने अंदर जो है वो लगा लेते हैं। आप ये समझ लो, मतलब कि कार्बन नंबर पहले 6 पे था यहाँ पे फॉस्फेट, या इस तरह। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, अब कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट लगा देना है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट लग चुका है, ठीक है। क्लियर। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आ गया। और यहाँ पे जो इंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज, या फिर आप कह दोगे इसको फोस्फो फोस्फोफ्रक्टो काइनेज इंजाइम, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की भी बात हो गई है। फिर वो कहेगा कि इस फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को नेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट इसकी ब्रेक डाउन करवानी है, ठीक है ना, इस फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट की एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। इसको तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज और कन्वर्ट कर देना है। ये कितने कार्बन का था? 6 कार्बन था, ठीक है। तो इसकी अब करवाई ब्रेक डाउन, तो क्या बना, ये 6 कार्बन वाला था, तो 3-3 कार्बन कंपाउंड के अंदर इसको कन्वर्ट करवा दिया गया, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 कार्बन कंपाउंड आ गया हमारे पास, ठीक है। और इस 3 कार्बन कंपाउंड के साथ जो चीज़ लगी थी वो है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। एक तो आ गया हमारे पास 3 कार्बन वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, जो है DAP, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक दूसरा आया जो हमारे पास यहाँ पे है मौजूद 3 कार्बन। ये 3 कार्बन ये था जो कि इस फ्रक्टोज से बना है, और एक और 3 कार्बन है हमारे पास, वो कौन सा है? 1, 2, 3, ठीक है। और इसके लास्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको नाम देना है आपने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड टूटा है और 3-3 कार्बन वाले 2 आ गए हमारे पास। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्लियर। G3P आ गया हमारे पास, ठीक है। आपको पता है G3P कहाँ बनता है? डार्क रिएक्शन में बनता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जब बनती है, ठीक है, तो अब ग्लूकोज के टूटने से भी क्या बन गया? G3 बन गया। तो ये प्रिपरेटरी फेज, जैसे ही ये दोनों चीज़ें बनेंगी, प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगी पे ऑफ फेज, यानी कि ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फेज को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी। तब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज की, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की रिमूवल क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ने रिमूव होना है सीवरल कंपाउंड्स में से, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये बात मेरी आपने याद रखनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फेज, बिकॉज हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम सीवरल कंपाउंड इन दिस फेज, ठीक है। तो जिस तरह G3P वगैरह से हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DAP थी, ठीक है, जो पहले बनी थी प्रिपरेटरी फेज के लास्ट प्रोडक्ट्स हैं ये भी क्या होगा? इसने भी चेंज हो जाना है किसके अंदर? G3P के अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके भी जो कार्बन नंबर 3 पे लग गए फॉस्फेट, तो इसने भी G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे पास 2 G3P होते हैं, एक ये G3P और एक ये G3P, 2 G3P है हमारे पास, ठीक है। तो क्लियर। अब क्या होता है, अब हाइड्रोजन रिमूव करवानी है इसमें से, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवानी है और NAD पॉजिटिव को NADH के अंदर कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है उसको कन्वर्ट आपने करवाना है NADH के अंदर। हाइड्रोजन इस कंपाउंड में से रिमूव करवाई, यहाँ पे भी यही काम किया है, मतलब कि दोनों प्रोसेस सेम ही चलने हैं कि NAD पॉजिटिव में से NADH को सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव करवाया और इस हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करवा के NADH बन गया, ठीक है। तो इसे NAD पॉजिटिव के अंदर इसमें से हाइड्रोजन ऐड करवाया तो ये NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, जिसने यहाँ में इसमें से हाइड्रोजन निकाला था, ठीक है ना। ट्राईफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के इधर इनकॉर्पोरेट करवा दिया है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे फोस्फेट ऐड करवाए गए हैं, ठीक है। फोस्फेट को ऐड करवाया गया है इसके अंदर भी, ठीक है, और इसके अंदर भी, ठीक है। और क्लियर, फोस्फेट को ऐड करवाया गया है यहाँ पे। और कौन सी चीज़ बनी है फोस्फेट की एडिशन से? 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट,
ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनी है, ठीक है। तो एल्डिहाइड में से क्या इसको रिमूव करवा दिया, इसको ग्लिसरेट के अंदर चला गया, या फिर 1,3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड आप कह सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड में से रिमूव करवा दिया गया है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी फॉस्फेट है, सेम यही यही इधर लिख दो आप, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इस बिस फॉस्फोग्लिसरेट को नेक्स्ट लेके जाना है इसको, और इस बिस फॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट को रिमूव करवा देना है आपने, ठीक है। और उस फॉस्फेट को एडीपी के साथ मिला देना है, और कौन सी चीज़ बन जानी है, एटीपी, ठीक है। तो एक फॉस्फेट इसमें से रिमूव करवाया है, ठीक है, और इससे एटीपी बन गई। और यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो कौन सा है, काइनेज इंजाइम, काइनेज इंजाइम इज यूज्ड हियर, ठीक है। तो इसमें भी यही प्रोसेस करना है, ठीक है। ए जो है यहाँ से फॉस्फेट निकाल के इधर भी, क्योंकि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ही है ना, तो इसमें से एक फॉस्फेट निकाल देना है, ठीक है। और कौन सी चीज़ बननी है, एटीपी बन जानी है, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे चीज़ बच गई है वो कौन सी है, कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट निकाला है ना, उतारा है, तो फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 का दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप कहोगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। क्लियर। और ये काइनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है कौन सा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरो काइनेज एंजाइम, ठीक है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को नेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट ना इसके अंदर ना कुछ रिप्लेसमेंट करवानी है म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 3 वाला जो फॉस्फेट है इसको कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3, इस 3 वाले के साथ क्या फॉस्फेट लगा दिया इधर भी, पहले कार्बन नंबर 3 के साथ, सॉरी 3 के साथ है ना फॉस्फेट, इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ लगा दिया आपने, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा इसको शिफ्टिंग करवाने में, उसको आप कहते हो कि हमारे पास है म्यूटेज इंजाइम, ठीक है। म्यूटेज इंजाइम की मौजूदगी में आपने जो है कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ले आए हो फॉस्फेट को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम देना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट का है। तो ये दोनों क्या हैं आपके पास, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। जो आपके पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसमें से ना आपने वाटर को एक्सक्लूड करवा देना है, हेयर एक्सक्लूजन ऑफ वाटर टेक प्लेस, वाटर को इसमें से निकाल देना है, और क्या आना है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट आपके पास आ जाता है वाटर को रिमूव करवाने के बाद। तो यहाँ पे जो इंजाइम ये सारा काम करवाएगा रिमूवल वगैरह, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा है, इनोलेज इंजाइम, ठीक है। इनोलेज इंजाइम है आपके पास, ठीक है। क्लियर। और 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने नेक्स्ट जो है क्या बनाना है, दे विल फॉर्म पायरुवेट, हाउ, क्योंकि जो सेकंड कार्बन पे जो फॉस्फेट मौजूद था उसको भी रिमूव करवा देना है, और एडीपी के साथ मिलके जो ये रिमूव्ड फॉस्फेट है इसने क्या बना देनी है, एटीपी, यहाँ पे भी क्या बननी है, एटीपी बननी है, जो ये फॉस्फेट रिलीज हुआ है। और ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पायरोवेट। पायरोवेट का बेसिकली फार्मूला क्या है, C3H4O3, C3H4O3। तो बेसिकली एट द एंड हमारे पास पायरोवेट आ गया। तो इस 2 पायरोवेट की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ग्लाइकोलिसिस के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।